हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के अगस्त माह के गणित के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को देखते हैं। सेक्शन ए में कुल 1 से 30 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है। इनमें से 25 के ही उत्तर देने हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2010 डिग्री किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप क्या करो ना, सीधे इसमें 90 से भाग कर दो। 2010 डिग्री है ना, इसमें 90 से भाग कर दो। कितना बार में जाएगा जी? तो 9 दूना 18, 180। यहाँ पे घटाएंगे 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2, 21, 0 लग जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा जी? तो ये 9 दूना 18, ठीक है, 180, यानी आ जाएगा अब यहाँ पर कितना, 30 डिग्री। तो आप इसे लिख सकते हैं कि 22 गुना 90 और प्लस में 30। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए, यानी कि आप देखिए 90 डिग्री कितना बार, 22 बार। तो ये 4 बार, 8, 12, 16, 20 यहाँ आया, 21 ये रहा, और फिर ये 22 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, और प्लस 30 आ गया। तो यानी कौन सा पाद आ गया? तीसरा पाद आ गया ना। तो लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश में। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 150 डिग्री का रेडियन में मान कितना होगा। तो 150 डिग्री का रेडियन मान निकालने के लिए क्या करना होगा? आपको पाई बट्टा 180 डिग्री से यहाँ पे गुना कर देना होगा। तो काट सकते हैं ना, 3 5 15 और 3 6 18, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 5 पाई बाई 6। तो ऑप्शन में देखो आपका बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पाई बाई 6 रेडियन का मान डिग्री में क्या होगा। तो रेडियन को जब डिग्री में बदलना होगा तो आपको पता है 180 डिग्री और बट्टा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कट जाएगा, 6 3 18, यानी 30 डिग्री का हो जाएगा ना जी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, 7 tan स्क्वायर एक्स माइनस 7 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 7 इक्वल टू में क्या होगा। एक काम करो, इसमें से और इसमें से माइनस का 7 कॉमन कर लो, या फिर माइनस का 7 सेक स्क्वायर एक्स और प्लस का 7 tan स्क्वायर एक्स लिख दो और प्लस में 7। अब इन दोनों में से -7 कॉमन कर लो, ठीक है, -7 कॉमन कर लिए, बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का tan स्क्वायर एक्स और प्लस 7। तो इसका फॉर्मूला 1 होता है, तो -7 इंटू में 1 और प्लस का 7, यानी कि ये माइनस का 7 और ये प्लस का 7 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला 5 नंबर, साइन स्क्वायर पाई बाई 12 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 12। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जगह एंगल सेम है ना, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, युग्म समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है। तो युग्म समुच्चय यानी कि उसमें 2 अवयव होंगे, 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि ए सेट जिसमें अवयव है ए बी सी डी, लेकिन में से कौन सा सत्य होगा इसके लिए। चलिए, ए बिलोंग्स टू ए क्या समुच्चय का सदस्य? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ए नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये प्रॉपर सबसेट समुच्चय का संबंध अगर किसी अवयव के साथ दिखाना होता है तो ये कहना गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो कोई अवयव है ही नहीं ई इसमें, और ये ओ भी इसमें कोई अवयव नहीं है, यानी कि यही ना ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो देखिए ए नंबर तो है नहीं, बी नंबर तो है नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अवयव है। सी के लिए देखिए, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अगर आप यहाँ देखिए x प्लस 4 इक्वल टू में 2 कह रहा है, 4 जाके उधर घटेगा तो x का वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगा। लेकिन क्या आ रहा है कि x एक नेचुरल नंबर, तो क्या ये नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, ये एक रिक्त समुच्चय है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस समुच्चय बी के लिए बी का पूरक समुच्चय का पूरक, बी के पूरक का पूरक पुनः वही समुच्चय बी ना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि ए समुच्चय में 12 अवयव है, बी समुच्चय में 8 अवयव है और ए इंटरसेक्शन बी में 5 अवयव है, तो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए यूनियन बी के नंबर ऑफ अवयव जो होंगे, ए के अवयव प्लस नंबर ऑफ बी के अवयव और माइनस में दोनों के इंटरसेक्शन के अवयव का अंतर हो जाता है ना, होता है जी। इसमें है 12, इसमें 8 और इसमें -5, 12 और 8 20 में से 5 गया 15, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, समुच्चय दिया है एस जो किस तरह से x कॉलन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का सारणी रूप में लिखना है। अच्छा, x ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 9 के बराबर है, यानी कि वो -3 और 3 दोनों हो सकता है, या इसको सोल्यूशन भी कर सकते हैं। x इक्वल टू में हो जाएगा ना +-√9, यानी कि +-3 आ जाएगा, +-3 यानी कि 3 भी और -3 भी, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि x कॉलन x क्या है, रियल नंबर है जो कि 6 से बड़ा है,
6 से बड़ा है, यानी कि यहाँ खुला अंतराल हो जाएगा, और 12 के बराबर या 12 से छोटा है, तो खुला बंद अंतराल के रूप में होना चाहिए, है ना। तो खुला बंद अंतराल के रूप में देखो कहाँ है, ये खुला है, इधर बंद अंतराल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए दोनों तरफ से खुला अंतराल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x कॉलन x x बिलोंग्स टू r, और x जो है -5 से बड़ा है बट 0 से छोटा है, यानी कि a नंबर ही हो जाएगा, और किसी में तो ऐसा दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या रहा है कि a समुच्चय में p अवयव है, b समुच्चय में q अवयव है, और इंटरसेक्शन में इसमें कितने अवयव हैं, एक भी अवयव नहीं है, रिक्त समुच्चय ए दोनों का इंटरसेक्शन। तो a यूनियन b के अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो जाएगा, और माइनस में होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसमें पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि पी प्लस क्यू ही ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ए नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये क्या है जी, तो यहाँ पे यह दिया हुआ है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन का रूल जानते हैं कि ठीक इसके पहले वाला पूर्णांक, तो 3.02 के पहले वाला पूर्णांक कौन होगा, 3 ना होगा, यानी सी नंबर इसका वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 17, यदि fx = x² - 4x + 4 है और x क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो f1 का मान, तो फंक्शन में खाली 1 रख देना है, x की जगह 1 रख देना, यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 और प्लस का 4, 1 का स्क्वायर 1 -4 फिर +4, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि x एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, y एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 5 7, तो निम्नलिखित में से कौन सा x से y में एक संबंध है। तो x में y से संबंध होने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, तो अगर मान लो वो संबंध r हो रहा है तो वो सबसेट होना चाहिए x और y के कार्तीय गुणन का, x और y के कार्तीय गुणन का सबसेट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इसमें जो भी ऑर्डर पेयर दिए होंगे उसमें पहला अवयव पहले सेट से होगा, दूसरा अवयव दूसरे सेट से होगा, तो ये चीज तो नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ देखिए, पहला अवयव 2 इससे है, 3 इससे है, 5 इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। पहला अवयव x से होना चाहिए, दूसरा अवयव y से होना चाहिए। देखो 2 है इससे, 3 है इससे, 4 है इससे, 5 है इससे, ठीक है, 2 है इससे, 7 है इससे, यह है ना जी। यहाँ देखो 2 है, 3 इससे है, 5 इससे नहीं है, तो देखो ये भी नहीं हो रहा, यानी केवल सी नंबर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, यदि fx = x दिया हुआ है तथा gx = 2√x दिया है, दो वास्तविक फलन है, तो f × g है ना हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, हमें f × g निकालना है, इन्हें करना है जी। यहाँ पे हमें पता है कि fx × gx के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो fx देख लीजिए क्या है, x है, और यह है 2√x। अच्छा आप इसे लिख सकते हैं x × में 2, x का पावर 1/2 हो जाएगा, x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, तो यानी क्या हो जाएगा 2 × में x का पावर 3/2 आ जाएगा ना। तो देखो ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर यहाँ सी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि समुच्चय A में 4 अवयव है तो सब उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि 2 का पावर n, n क्या है, समुच्चय के अवयवों की संख्या, यानी 2 का पावर क्या आ जाएगा 4, तो 2 का पावर 4 क्या होगा 16 ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 21, कह रहा है कि यदि fx = में sin x दिया है तो fx का परिसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि sin x का परिसर -1 के बराबर और -1 से बड़ा, लेकिन 1 और 1 से छोटा होता है, ये ना होता है, यानी कि दोनों तरफ से बंद अंतराल होगा। -1 से 1 कहाँ दिया है जी, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका पहला तो नहीं होगा, इसमें एक्चुअल में इसको सुधार कर लेना, ये डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्लस का 1 होगा, ठीक है, यहाँ प्लस का 1 कर लेना, ठीक है, इसको हम लोग इरेज करके प्लस का 1 कर देते हैं, ठीक है, और डी ही टिक लगा देना, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि यदि समष्टि समुच्चय U दिया है जिसमें 1 से लेकर 10 तक अवयव है, एक समुच्चय दिया है B जिसमें 3 4 5 6 7 8 9 10, तो A का कॉम्प्लीमेंट, तो A का कॉम्प्लीमेंट वे सभी अवयव का समुच्चय होता है जो समुच्चय A के अवयव नहीं है। यूनिवर्सल सेट के वे सभी एलिमेंट जो समुच्चय A के अवयव नहीं है, तो समुच्चय A के अवयव यानी कि 3 से लेकर 10 तक छोड़कर बाकी जो बच गया, तो A का कॉम्प्लीमेंट में अवयव होगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 23 देखिए, यदि A सेट दिया है जिसमें अवयव 1 2 3 है, B सेट दिया है, तो दोनों का यूनियन, तो दोनों का यूनियन का मतलब है कि उन सभी अवयव का समुच्चय जो A में है या B में है, तो 1 2 3 5 और 6 सभी अवयवों को लिख देंगे, जो रिपीटेड होंगे उसको एक बार लिख देंगे, यही ना करते हैं जी, है ना। A या B के वे सभी अवयव होंगे जो A या B दोनों में है, ठीक है ना जी। तो ऑप्शन देखिए, तो 1 2 3 5 6
1 2 3 5 6, ए नंबर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ए सेट है जिसमें अवयव है 0 1 2, बी सेट है जिसमें अवयव है 0 1, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन में उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए और बी दोनों में है। तो इसमें 0 और 1 ही है ना जी, तो दोनों का इंटरसेक्शन 0 और 1 ये हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, यदि ए सेट में 4 अवयव है, बी सेट में 5 अवयव है, तो ए और बी के कार्तीय गुणन में अवयव की संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि किसी समुच्चय के कार्तीय गुणन के अवयव की संख्या उन समुच्चयों के अलग अलग अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए में 4 अवयव है, बी में 5 अवयव है, तो यानी कि टोटल अवयव कितने होंगे कार्तीय गुणन में? 20 हो जाएंगे, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ए और बी के कार्तीय गुणन यह इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पूछ रहा है बी क्या हो सकता है, ठीक है, बी क्या हो सकता है। तो बी के बारे में बात करें तो इसके द्वितीय घटक ही ना समुच्चय होगा कार्तीय गुणन में, तो 3 होगा और 5 होगा, ये ना 2 अवयव दिख रहे हैं। बी में कौन से अवयव होंगे? 3 और 5, ये ना अवयव हो सकते हैं 3 और 5, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि ए और बी प्रॉपर सबसेट है, इससे प्रॉपर सबसेट नहीं है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इसमें दिख रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3 इसमें तो है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए, प्रॉपर सबसेट का रहा है तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, ये सेट देखिए, इसको ये एक्चुअल में सेट है जब, और ये भी सेट है, तो सेट से सेट का संबंध दिखाने के लिए सबसेट का या प्रॉपर सबसेट का, नॉट अ सबसेट का, नॉट अ प्रॉपर सबसेट का यूज करते हैं, ना कि बिलोंग्स टू का, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो ये दोनों सेट है, तो ये सेट के एलिमेंट इस सेट में है, बिल्कुल है, तो यहाँ प्रॉपर सबसेट लगा है। और इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर सबसेट का ही ना परिभाषा है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए, लेकिन कुछ इसमें ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जो इस समुच्चय में नहीं हो। तो देख लो, ये सारे एलिमेंट इसमें है, लेकिन इसमें बी और सी ऐसे एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, gx इक्वल टू में 2x माइनस 7 और कह रहा है x कोई रियल नंबर, तो g माइनस 4 का वैल्यू, तो ये फलन में हमें क्या करना होगा? -4 रख देना होगा। तो 2 इंटू में -4 और -7, तो 4 टू जा -8 और माइनस का 7, माइनस का 15 ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है 29 नंबर में कि मान लीजिए कि ए समुच्चय में ए बी सी एलिमेंट है, बी में 1 और 2 एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय ए से बी में फलन है? तो ए से बी में फलन होने के लिए पहला चीज तो पता है कि ए के सभी अवयव के प्रतिबिंब बी में अद्वितीय तरीके से मिलने चाहिए और दोनों अरिक्त समुच्चय होते हैं, दोनों अरिक्त समुच्चय है, और ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब इसमें मिलना चाहिए। तो ए और बी का है, सी का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है। ए का प्रतिबिंब 1 है, सी का प्रतिबिंब 2 है, बी के 2 भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, तो ये अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं कहलाएंगे, इसलिए भी नहीं हो सकता है। ए का प्रतिबिंब 2 है, बी का प्रतिबिंब 1 है और सी का प्रतिबिंब भी 1 है, तो 2 अलग अलग अवयव के एक ही प्रतिबिंब हो जाएंगे, वो चलेगा, यानी कि यही आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, यदि ए और बी 2 समुच्चय हो तो ए यूनियन बी ए के बराबर होगा कब? अच्छा, ताकि ए यूनियन बी ए के बराबर हो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? देखिए समझिए, ए और बी का यूनियन ए हो रहा है, इसका मतलब यह है कि बी के सभी अवयव ए में है, इसका मतलब ये ना है ए यूनियन बी जब ए हो रहा है, इसका मतलब ए बी के सभी अवयव किस में है? ए में है, तो बी के जब सभी अवयव ए में है तो दोनों का इंटरसेक्शन बी ना हो जाएगा, बिल्कुल आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी में 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न देने हैं, इसमें से 5 के ही उत्तर देने, लेकिन हम लोग सबको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय ए जिसमें अवयव है 3 6 9 12, समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 3 6 9 और 12। दूसरा समुच्चय है बी जिसमें अवयव है ए ई आई ओ यू, कह रहा है कि इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिख दीजिए। यहाँ ए को लिख सकते हैं कि ए यहाँ पे x कॉलन x इक्वल टू में 3n कह देते हैं, और यहाँ n कहते हैं कि कोई पूर्ण नेचुरल नंबर है तथा जो n का मान है, या n का मान क्या है? 4 और 4 से छोटा है। देखो, आप 4 से छोटा और 4 के बराबर नेचुरल नंबर, यानी n का मान यहाँ 1 2 3 4 होगा, ये ना होगा जी, ये ना होगा। तो अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12, तो ये हो जाएगा। दूसरा बी क्या कह रहा है, क्या है? ए ई आई ओ दिया था, आप लिखेंगे x कॉलन x एक क्या लिख सकते हैं? एक अंग्रेजी वर्णमाला का
वर्णमाला का स्वर है। तो यहां से पता चलेगा कि ए आई ओ यू है, वो समझ गए। नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि ए और बी का कार्तीय गुणन दिया गया है। यहाँ पर देखिए किस तरह से कार्तीय गुणन दिया, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई। तो कह रहा है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी, तो समुच्चय ए जो होगा वो क्या होगा, इन क्रमित युग्मों के प्रथम इन जो क्रमित युग्म है इनके प्रथम घटकों का समुच्चय है ना। या लिख सकते हैं क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय, यही ना होगा जी, प्रथम घटकों का समुच्चय ए हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब एक ए में क्या क्या होगा, ए और बी एलिमेंट होंगे, और बी क्या होगा, क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटकों का समुच्चय हो जाएगा। द्वितीय घटकों का समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। तो देखिए तो समुच्चय बी के अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, एक्स और वाई हो जाएंगे। द्वितीय घटक में एक्स और वाई ही है ना जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, यदि ए बराबर में सेट दिया जिसमें एलिमेंट 2 4 6, तो ए के सभी उप समुच्चयों को लिखे। तो ए सेट में अवयव है 2 4 और 6, तो इसके सभी उप समुच्चय कितने हो जाएंगे जी, 8 आ जाएंगे ना, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो वो सभी को लिखना है, लिखेंगे कि ए के सभी उप समुच्चय, ए के सभी उप समुच्चय कौन कौन से होंगे। चलिए उन सबको हम लोग यहाँ लिख देते, कौन कौन से हो जाएंगे जी। तो पहला तो फाई हो जाएगा समुच्चय, तो सबका उप समुच्चय होता है। फिर एक एक करके सभी एलिमेंट वाला समुच्चय बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 2 करके लिख लेते हैं, 2 4 4 6 2 6 या 6 2 भी लिख सकते हैं, और फिर 2 4 6, ये सभी इसके उप समुच्चय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि यदि P सेट है जिसमें एलिमेंट है -1 और 1, तो P इंटू P क्रॉस P इन तीनों का कार्तीय, तो पहले P क्रॉस P निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें एलिमेंट है -1 1, फिर यहाँ पे लिख दीजिए -1 1। हम लोग क्या करेंगे, एक इसका एलिमेंट है किसमें एलिमेंट लेके सारे ऑर्डर पे लिख देंगे। तो -1 -1 -1 1, फिर 1 -1 है ना, जितने संभव पेयर होंगे लिख देंगे 1 1, यही ना होगा। फिर हम लोग लिखते हैं P क्रॉस P। तो P क्रॉस P ये जो अभी निकाले है ये -1 -1 -1 1 -1 और फिर यहाँ 1 1, और फिर क्रॉस में P का फिर से लिख देंगे -1 1। अब 3 3 करके बनाएंगे, तो एक बार इन चारों के साथ एक बार इसको और फिर एक बार इसको लेके लिख देंगे -1 -1 -1, ठीक है। फिर इसके साथ -1 1 -1, फिर इसके साथ 1 -1 -1 1 1 -1, और फिर अब एक एक करके 1 के साथ सबको -1 -1 1, फिर उसके बाद होगा -1 1 1, फिर उसके बाद होगा 1 -1 1, फिर उसके बाद होगा 1 1 1, ठीक है। तो एक यहाँ P क्रॉस P आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि A कैसा समुच्चय है जी, ये देखिए समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। तो इस समुच्चय को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 2, अच्छा ये यहाँ पे एक और चीज उसमें दिया है, सॉरी, और क्या कर रहा है इसमें, और ऐसी प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ी है बट 6 और 6 से छोटी है। यानी कि ए समुच्चय में अवयव कौन कौन से आ जाएंगे जी, 1 से बड़ा है 2 होगा प्राकृत संख्या, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और 6 के बराबर भी है, ये हो जाएगा। और बी दिया हुआ है, बी समुच्चय में दिया हुआ है 3 5 7 9, तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो वे सभी अवयव जो दोनों में होंगे वही ना इंटरसेक्शन होता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन में 3 है 5 है, और कोई अवयव तो नहीं मिल रहा ना जी, 3 और 5 हो जाएगा, यही आपका इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए समुच्चय दिया है जिसमें अवयव है यहाँ पर 1 3 4 7 और 8, ठीक है। बी समुच्चय दिया है जिसमें अवयव है 2 3 4 5, कह रहा है B माइनस ए। तो B माइनस ए में क्या देखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले देख लेना होगा कि B और A में उभय निष्कोण है। पहले इसको लिख लेते हैं समुच्चय को, 2 3 4 5 माइनस ए 1 3 4 7 8, दोनों में पहले कॉमन एलिमेंट देखिए 3 है और क्या है 4 भी है और कोई 5 नहीं है।
तो अब b माइनस ए में क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसको छाड़ दो, जो समुच्चय b में बच गया वो, तो 2 बच गया और 5 बच गया, यही आपका b माइनस ए का मान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या रहा है कि यदि ए सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और फिर दूसरा सेट है b जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 और तीसरा सेट है c जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 और 7, कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल दो। तो बी और सी का इंटरसेक्शन देखो तो क्या होगा, 2 3 4 और इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट देखो 3 4 5 7, तो दोनों में ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट 3 और 4 है ना, यानी बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 3,4, ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब हमें निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, फिर यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी जो आया है हमारे पास 3 4 आया है, ना आया है, तो इन दोनों का यूनियन यानी आ जाएगा 1 2 3 4, ये ना हो जाएगा, यानी कि पूरा सेट ए ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू में 3x प्लस 5 मान लीजिए तथा जी एक्स बराबर में 2x माइनस 7, दो वास्तविक फलन है, तो एफ प्लस जी और एफ माइनस जी का निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू में दिया है आपके पास 3x प्लस का 5 एंड जी एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है 2x माइनस का 7, पूछ रहा है एफ प्लस जी इंटू एक्स किसके इक्वल होता है। आपको पता है या एफ एक्स और प्लस जी एक्स के योग के बराबर होता है, तो ये है 3x प्लस 5 और यह है 2x माइनस 7, यानी आ जाएगा 5x और माइनस का 2, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं एफ माइनस जी इंटू एक्स, ये आपको पता है किसके इक्वल होगा जी, ये एफ एक्स माइनस जी एक्स के इक्वल हो जाता है। तो एफ एक्स का वैल्यू है 3x प्लस का 5 और फिर माइनस 2x माइनस का 7, ब्रैकेट हटाते हैं 3x प्लस का 5 माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, तो यहाँ घटेगा तो x और प्लस का 7 और 5 12, x प्लस 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 18 मिनट में बनाया गया कोण। अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं कि घड़ी की सुई कितना लिख सकते हैं, मिनट की सुई, तो यानी कि मिनट की सुई पूरा एक राउंड कब घूमती है, मिनट की सुई एक राउंड पूरा कब घूमती है, तो हम लोग जानते हैं कि पूरा 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में कितना बनाती है, 360 डिग्री का, तो एक मिनट में 360 बट्टा 60 हो जाएगा ना, तो 18 मिनट में बना कोण क्या होगा, तो आप बताइए एक मिनट में कितना होगा, तो 360 और बट्टा में 60 गुना 18, ये ना हो जाएगा जी। ये एक मिनट का होगा 360 बट्टा 60 और गुना 18 कर दिए, तो 6 के 36, तो 18 तो कितना हो जाएगा 18 गुना 6, तो ये डिग्री में ही होगा, ठीक है ना जी। 108 डिग्री का कोण बनाएगी, चाहेंगे तो रेडियन में पाई बटा 180 से गुना करके बना सकते हैं, तो इतना ही छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समुच्चय ए दिया जिसमें 1 से लेकर 9 तक है में संबंध आर इस प्रकार से दिया, तो इसका प्रांत और परिसर ए समुच्चय में दिया गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें संबंध कोई आर इस प्रकार है जिसमें एलिमेंट क्रमिक युग्म में है 1 1 4 2 और 9 3, ठीक है, यह कोई संबंध दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके प्रांत और परिसर, तो प्रांत की बात करेंगे आर की, तो प्रथम घटकों का समुच्चय प्रांत हो जाता है, प्रांत जो होता है प्रथम घटकों, तो इसमें प्रथम घटक में 1 है 4 है और 9 है। परिसर की बात करेंगे आर के परिसर की, तो द्वितीय घटकों का समुच्चय यानी 1 2 और 3, यही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, 11 से 15 नंबर तक दिए गए हैं, उसमें 3 के ही जवाब देने हैं, लेकिन हम लोग सारे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ए समुच्चय बी समुच्चय और सी समुच्चय दिया, तो ये हमें सत्यापित करना है। दिया क्या ए समुच्चय में एलिमेंट 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट क्या दिया है 1 4 6 और सी सेट में एलिमेंट क्या दिया है 1 2 3 4, कह रहा है हमें तो सत्यापित करें। क्या सत्यापित करने के लिए कह रहा है कि ए और बी का कार्तीय गुणन सबसेट होगा सी और बी के कार्तीय गुणन से, तो सिंपल सी है बात है, ए और बी का कार्तीय गुणन पहले निकालिए।
इसका सत्यापन में देख लीजिए प्रमाण में ए और बी क्या काटती गुणन, तो देखो 1 2 3 क्रॉस 1 4 6, ए और बी का कार्तिक गुणन में देखिए क्या क्या आता है। आ जाएगा 1 1 1 4 1 6 2 1 2 4 2 6 3 1 3 4 3 6, यही ना होगा जी। चलिए और अब क्या करा, सी और बी का कार्तिक गुणन, तो सी में अवयव है 1 2 3 4 और बी में अवयव है 1 4 6। अब इन दोनों का कार्तिक गुणन देखिए 1 1 1 4 1 6 2 1 2 4 2 6 3 1 3 4 फिर आपका 3 6 4 1 4 4 4 6। आप यहाँ ध्यान से देखिए ए और बी के कार्तिक गुणन के जो भी अवयव है ये सारे के सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी सबसेट है सी क्रॉस बी का। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यूनिवर्सल सेट दिया है, ए और बी सेट भी दिया है, ये सिद्ध करना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, तो दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, यही ना है। ए सेट में एलिमेंट है 2 3 और फिर बी सेट में एलिमेंट है 3 4 5। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करें, यहाँ देखिए सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो पहला काम इसका एलएचएस लेना होगा इसके प्रमाण में, ध्यान से देखिएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आप बताइए तो ए और बी का यूनियन क्या होगा, ऊपर से देख के देखिए तो ए और बी का एलिमेंट होगा 2 3 4 5, यही ना होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारे एलिमेंट इस समुच्चय से छोड़ने होंगे 2 3 4 5 को, यानी कि 1 और 6 बच जाएगा, 1 और 6 बच जाएगा। चलिए अब इसका आरएचएस ले लेते हैं, क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का पूरा क्या होगा, यानी ए वाले एलिमेंट को इसमें से छोड़कर बाकी जो बच गए यूनिवर्सल सेट में 1 4 5 6, फिर इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 3 4 5 जो इसमें एलिमेंट है वो छोड़ देना होगा, यानी बच गया 1 2 और 6। इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों में देखिए अवयव 1 और 6 को उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो दोनों समान आ गया कि नहीं, इसलिए कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वह ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फंक्शन दिया है f(x) = x का स्क्वायर, तो कह रहा है हमें इसका मान निकालना, किसका मान निकालना है, f2 माइनस f1.1 माइनस f1/1.1, इसका मान निकालना है। आप इन सब का पहले देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, हमें निकालना है f2 माइनस f1.1 माइनस का f1 और बटा में 1.1, तो सब ये मान निकाल लेते हैं। तो f2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फंक्शन में यही ना रख देना x की जगह, माइनस 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और बटा में 1.1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ देखिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.21 ना होगा और माइनस का 1 बटा में 1.1, ये ना होगा जी। 11 का स्क्वायर करके 2 अंक छोड़ के पॉइंट रख देंगे। चलिए 4 माइनस ऊपर घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.21 और बाई में 1.1, ठीक है। तो ये नीचे एक पॉइंट है तो ये पॉइंट इधर ला सकते हैं, यानी कि 4 माइनस का आपका हो जाएगा 2.1 और बटा में 11। आप नीचे से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, ऊपर से हटाएंगे नीचे आकर 100, एक कटेगा, फिर एक अंक छोड़ के पॉइंट यहाँ लग सकता है ना जी, है कि नहीं, समझ रहे ना बात को। तो वही एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। एलसीएम ले लेते हैं, 4 11 चौक 44 हो जाएगा, माइनस का 2.1 घटा देंगे वहां पर, तो ऊपर घटा कर कितना आ जाएगा जी, तो आ जाएगा 42.9 और बटा में 4, यही ना होगा जी। आप दशमलव में कर दीजिए, ठीक है, तो सॉरी दशमलव में कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, डेसिमल में करेंगे तो कितना है, 42.9 में भाग कर दीजिए 4 से,
तो आ जाएगा ये लगभग में 10.725, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी विद्यालय में 22 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिक शास्त्र या दोनों पढ़ाते हैं। यानी कि ऐसे शिक्षक हैं जो गणित पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं या दोनों विषय पढ़ाते हैं। यदि उनमें से 14 गणित पढ़ाते हैं जबकि 6 ऐसे हैं जो गणित और भौतिक शास्त्र दोनों पढ़ाते हैं, तो कितने शिक्षक भौतिक शास्त्र पढ़ाते हैं और कितने केवल भौतिक शास्त्र पढ़ाते हैं। तो समझिए, भौतिक शास्त्र पढ़ाते हैं यानी कि कितने उसमें से फिजिक्स पढ़ाते हैं ये बताना है। हो सकता है कि उनमें से फिजिक्स जो पढ़ा रहे हैं वो गणित भी पढ़ाते हो। और फिर कह रहा है कि कितने केवल गणित, यानी केवल गणित मैथ नहीं पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये होगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, पी से मान लेते हैं कि भौतिक शास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षकों का समुच्चय है P, ठीक है। और M ले लेते हैं, गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों का समुच्चय। टोटल दोनों मिलाकर 22 शिक्षक है, यानी दोनों का यूनियन जो है P और M का या M और U, वही M और P का या P और M का 22 है। कारण उनमें से 22 केवल गणित पढ़ाते हैं, उनमें से 14 गणित पढ़ाते हैं, 14 गणित पढ़ाते हैं। यानी कि मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं? 14। हो सकता है फिजिक्स भी पढ़ाते हो, जबकि 6 जो गणित और भौतिक शास्त्र दोनों पढ़ाते हैं, यानी दोनों का इंटरसेक्शन। कितने पढ़ाते हैं? 6। तो कितने शिक्षक भौतिक शास्त्र पढ़ाते हैं? तो हमें पता है जब दोनों का यूनियन 22 दिया तो हम लिख सकते हैं फिजिक्स के अवयवों की संख्या, गणित के अवयवों की संख्या माइनस दोनों के इंटरसेक्शन के अवयवों की संख्या बराबर ये 22 हो जाएगा ना। चलिए, तो इसके अवयव हमें निकालने हैं। मैथ के दिए हैं 14 और दोनों के इंटरसेक्शन के 6 बराबर 22। इसमें से इसको घटा देते हैं तो फिजिक्स के अवयवों की संख्या प्लस में कितना आ जाएगा, घटेगा तो 8 बराबर में 22। 8 जाके उधर घटेगा ना, तो फिजिक्स में कितने व्यक्ति हैं पढ़ाने वाले, फिजिक्स को पढ़ाने वाले कितने हैं? तो 8 ही घटा देंगे। 22 में से 8 को घटाइए तो 22 में से आपका 8 जगह 14 आ जाएगा। फिर आगे क्या करा कि केवल भौतिक शास्त्र पढ़ाने वाले, ये तो हो गया केवल भौतिक शास्त्र, यानी कि वो फिजिक्स पढ़ाते हैं मैथ नहीं, फिजिक्स पढ़ाते हैं मैथ नहीं, ये हमें निकालना है। तो एक काम करिए, हमें पता है कि फिजिक्स पढ़ाते हैं मैथ नहीं, और यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए ये फिजिक्स है ये मैथ है, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाते हैं मैथ नहीं, यानी कि ये हो गया, और प्लस में दोनों का इंटरसेक्शन जोड़ लीजिए, वो किसके इक्वल हो जाएगा? फिजिक्स पढ़ाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, हमें इसका मान निकालना है। दोनों का इंटरसेक्शन अभी हम लोग देखे हैं, ऊपर दिया था 6 और फिजिक्स वाले का हम लोग निकाल चुके हैं 14। 6 जाके उधर घट जाएगा ना जी, तो क्या आ जाएगा? NP माइनस M बराबर में 14 में से 6 घटा देंगे, 14 में 6 घटा देंगे 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मान लीजिए fx यहाँ पे फंक्शन इस तरह से दिया। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फंक्शन fx इक्वल टू में दिया हुआ है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कह रहा है कि x कोई रियल नंबर है तथा x नॉट इक्वल टू है +1 और -1, क्योंकि उसको रखने पे यह अपरिभाषित हो जाएगा। तो फंक्शन का प्रांत तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि fx के वास्तविक मान के लिए कभी भी नीचे 0 नहीं ना होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमें प्रांत परिसर निकालना ना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, यानी कि x नॉट इक्वल टू +-√1, यानी कि x नॉट इक्वल टू +-1, यानी कि x कोई भी रियल नंबर होगा 1 और 1 को छोड़कर, यानी कि प्रांत जो हो जाएगा वह r हो जाएगा, बस किसको छोड़कर? -1 और 1 को छोड़कर। अच्छा, अब इसका परिसर की बात करते हैं, तो परिसर के लिए क्या करेंगे? परिसर के लिए याद है मैंने बता रखा है, परिसर के लिए मान लेंगे, माना y बराबर में fx, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से y बराबर में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें x का मान निकालना होगा, इसको पलट दो ना, यहाँ से 1/y इक्वल टू में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर को उधर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर कर देते हैं, यहाँ पे घेर के मैं लिख देता हूँ, तो आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस 1 बाई वाई। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा वाई माइनस का, यानी कि एक्स बराबर में आ जाएगा रूट अंडर वाई माइनस 1 बाई वाई। ठीक है, यही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा वह हम यहाँ प्लस माइनस दोनों में लगेगा जी। यहाँ पे x के वास्तविक मान के लिए, x के वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मान के लिए क्या क्या चीज देखना होगा इसमें। यहाँ y माइनस 1 का वैल्यू, y माइनस 1 बाई वाई का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ना होगा जी, रूट के अंदर में है तो रूट के अंदर हमेशा प्लस में आना चाहिए, यानी कि y माइनस 1 का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा, तथा यहाँ देखो नीचे हर कभी भी 0 से बड़ा ही होना चाहिए, 0 तो हो नहीं सकता है, 0 तो हो नहीं सकता है ना। या हम यहाँ से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऊपर वाला जो होगा अगर माइनस में आए और नीचे वाला भी माइनस में आए तो भी काम चलेगा, है कि नहीं। यानी कि y माइनस 1 0 से छोटा हो, ठीक है, और 0 के बराबर भी हो सकता है ना, या y का मान 0 से छोटा हो। ठीक है, ये ना होगा जी। तो इससे कंक्लूजन निकलेगा कि y का मान 1 और 1 से बड़ा है और y का मान 0 से बड़ा है, इससे ये निकलेगा। ठीक है, या दूसरा यहाँ y का मान 1 से छोटा है या y का मान 0 से छोटा है। इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ लिख लेते हैं। तो या तो y का मान 1 और 1 से बड़ा होगा या y का मान जो होगा 1 और 1 से छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे परिसर की जब बात आएगी तो परिसर कोई भी रियल नंबर आएगा, परिसर कोई भी रियल नंबर आएगा, लेकिन आपका यहाँ वो 1 से, लेकिन 0 कभी भी नहीं हो सकता है, हर में कभी 0 नहीं हो सकता, इसमें y नॉट इक्वल टू 0 होगा, हर 0 कभी नहीं हो सकता, यानी कि 0 को छोड़कर, यही ना आ जाएगा जी। समझ गए? तो यही आपके क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।